जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और हाजिर हूं आपके साथ ईटा 2019 मेडिकल का जो पेपर था उसमें हम फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने जो है 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और आज हमने एमसीक्यू नंबर 11 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। और ये हम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज जो हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और एमसीक्यू नंबर 11 जो है वो चैप्टर नंबर 8 आपके साथ वेव्स से लिया गया है। और इस एमसीक्यू में आपके साथ स्टेटमेंट है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पीरियड इज 2 सेकंड, then what is the wave speed in the CGS system, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके साथ, आप इसमें वेव स्पीड के लिए द फेमस फार्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा। इसमें स्टूडेंट्स लिम्डा तो आपको ऑलरेडी गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी और उसके लिए आपको टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल लेना होगा। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हैं तो इसका रिसिप्रोकल वो 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा। 0.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके साथ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपके साथ इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके साथ वेक्टर्स एंड स्केलर्स से लिया गया है और स्टेटमेंट उसकी ये है कि इफ ए डॉट बी, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। स्टूडेंट्स, ये पहला कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। इसमें अगर आप देखें तो ए डॉट बी, अगर आप इसको फॉर्मूला के थ्रू ओपन करें तो a डॉट बी आपके साथ इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 या ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो आपके साथ तीन अननोन्स हैं। आपके साथ ए भी अननोन है, आपके साथ बी भी अननोन है और आपके साथ थीटा भी अननोन है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ये असल में ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ नहीं है, बल्कि ये असल में है ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो ए बी और ए बी को आप दोनों साइड्स पर कैंसिल कर दें तो आपके साथ रह जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, आपने वो एंगल चूज करना है जिस पे आपके साथ कॉस ऑफ दैट एंगल जो है वो 1/2 आंसर दे सके। और याद रखें स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। नॉर्मली आपने ये याद रखना है कि cos थीटा जो है वो 60 एंगल पे 1/2 वैल्यू आपको देता है, लेकिन इन ऑप्शंस में आपको 60 एंगल नजर नहीं आ रहा। तो अभी इसको सॉल्व करने के आपके साथ दो तरीके हैं। या तो एक तरीका तो ये है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लो। आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी या लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल हमारे साथ 60 है, लेकिन लास्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल हमारे साथ 360 माइनस 60 होगा। तो वो हमारे साथ 300 आंसर आ जाएगा और 300 आंसर हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप cos थीटा का ग्राफ बना के चेक करो। तो ये cos थीटा का 0 से लेकर 360 तक, ये 2 पाई तक यहाँ तक cos थीटा का ग्राफ है। और ये आपको जो है यहाँ पर एक तो ये वैल्यू है 1/2 की, 0.5 की, जो आपको आंसर मिल रहा है, और दूसरा आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके साथ एंगल है जो हमने फाइंड किया ये तो 60 था, तो ये एंगल आपके साथ जो है ये 360 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि ये शेप बिल्कुल आपके साथ साइमेट्रिक शेप है। जितना एंगल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना एंगल आपके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है। तो आप इस टोटल 360 से ये 60 एंगल माइनस कर लें ये वाला, तो आपके साथ 300 आंसर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आपके साथ 300 है और ये इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है इस क्वेश्चन में, और ये एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपके साथ है AB cos थीटा इज इक्वल टू हाफ AB। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपके साथ जो है एक सिंपल काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। सिंपल आपने जो है इसमें आसान सा फॉर्मूला है वो यूज करके आपने टाइम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग एंड इट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स स्पीड को जो 36 किलोमीटर्स पर आवर है इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो आप जब 36 मीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है और 3600 पे डिवाइड करना है, तो आपके साथ इसका आंसर जो आएगा वो आपके साथ आएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। the time it takes, calculate the time it takes to cross the bridge। एक ट्रेन ने एक ब्रिज से गुजरना है, उस ट्रेन की अपनी जो लेंथ है वो 200 मीटर है और ब्रिज की जो लेंथ है वो 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर है, और उस ट्रेन की जो स्पीड है इन मीटर्स पर सेकंड वो 10 मीटर्स पर सेकंड है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ दो डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स पहले आप ये वाला डायग्राम देखें। ये येलो कलर में आपको जो नजर आ रहा है, लेट्स सपोज ये ट्रेन की लेंथ है, सॉरी ब्रिज की लेंथ है, और ये जो आपके साथ ट्रेन है ये इसकी अपनी लेंथ 200 मीटर्स है, और लेट्स सपोज ट्रेन का जो स्टार्ट है उसने अभी ब्रिज से गुजरना है और हमने जो है ऑब्जर्वेशन अपने लिए स्टार्ट कर ली। तो इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस जो होगा, इस डायग्राम में आप देखें, टोटल डिस्टेंस हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस हमारे साथ 1400 मीटर्स होगा। लेकिन एक दूसरा जो है डायग्राम, अगर हम ये डायग्राम कंसिडर करें ताकि ट्रेन के एंड से हम जो है वो मेजरमेंट स्टार्ट करने लगे, तो फिर आपके साथ इस डायग्राम के थ्रू आप देखें तो टोटल डिस्टेंस आपके साथ 1200 मीटर्स आता है। ठीक है। तो आपने इन दोनों आंसर्स पे कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि आपके साथ कौन सा आंसर करेक्ट आता है। इस पहले डायग्राम के केस पे अगर आप देखें और आपने टाइम मालूम करना है, तो टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 1400 डिवाइडेड बाय 10 जिससे 140 आंसर आएगा, और आपके साथ सेकेंड डायग्राम में 1200 डिवाइडेड बाय 10 जिससे 120 आंसर आएगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि आपके साथ जो आंसर मौजूद होगा, इस फर्स्ट डायग्राम पे जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर मौजूद नहीं था 140 सेकेंड्स, लेकिन इस दूसरे डायग्राम पे आपके साथ ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौजूद है जो कि 120 सेकेंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर जो है वो 120 सेकेंड्स हैं। ये आप इस हिंट में देख सकते हैं, मैंने 2 दफ़ा जो है टाइम कैलकुलेट किया है, पहले 140 सेकेंड्स जो कि ऑप्शंस में नहीं था और फिर 120 सेकेंड्स जो कि ऑप्शंस में मौजूद था। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, 120 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके वर्क पावर एनर्जी से लिया गया है। एक सिंपल आपके साथ प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी का आपके साथ जो फॉर्मूला है वो आपके साथ नीचे हिंट में मेंशन है कि इट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसको अभी आप देखें कि ये जो है एस्केप वेलोसिटी, इस फार्मूला के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टूडेंट्स इस फार्मूला के मुताबिक जो है एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड, रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड है, और इसके अलावा ये उस बॉडी पर डिपेंड नहीं करती जिसको हमने थ्रो करना होता है।
तो शायद आपको बात क्लियर हो जाए कि इसमें आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। मास ऑफ द बॉडी पर ये डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करती है, लेकिन मास ऑफ द बॉडी पर ये आपके साथ कोई डिपेंडेंस नहीं रखती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके साथ फ्लूइड डायनामिक्स पे क्वेश्चन है कि 2 मीटर हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, a hole is made in the middle of the tank, what is the speed of a flux? इसमें छोटा सा ट्रिक यूज हुआ है। नॉर्मली तो आपको पता है कि टोरोसिली प्रिंसिपल जो है वो आपको स्पीड ऑफ ए फ्लक्स का फार्मूला देता है कि v इज इक्वल टू √2gh, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स आप शायद ये गलती कर लें कि आप h की जगह 2 मीटर्स पुट कर दें, जिस तरह आपको कहा गया है कि 2 मीटर्स हाई टैंक। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, अ होल इज मेड एट द मिडल ऑफ द टैंक, मतलब होल से ऊपर जो हाइट होगी वो 2 मीटर्स नहीं होगी, वो 1 मीटर्स होगी। तो इसमें g की जगह आपने 2 वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने 1 वैल्यू पुट करनी है। तो सॉरी, h की जगह आपने 1 वैल्यू पुट करनी है, और बाकी इस 2g में फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आप अपने लिए आंसर फाइंड कर सकते हैं कि इसका आंसर आपके साथ क्या होगा। मैं कैलकुलेटर पे आपके लिए फाइंड कर लेता हूं। इसका आंसर जो है आपके साथ √2 इंटू 9.8 अगर हम करें, 2 इंटू 9.8 से आपके साथ 19.6 आता है, और अभी 19.6 पर आप अंडर रूट ले लें तो इससे तकरीबन 4.42 आता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो मैंने कैलकुलेटर पे किया, लेकिन जैसे आपको पता है कि आपके साथ जो है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, अभी आपने 2 को g के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इतना तो आप कर सकते हैं कि आपका आंसर 19.6 आया। स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कि 19.6 जो है ये 16 और 25 के बिल्कुल दरमियान में आता है, 16 और 25 के मिड में आता है, तकरीबन मिड में आता है। तो इसका मतलब अगर ये 16 होता तो इसका √4 के इक्वल होता, अगर ये 25 है तो इसका √5 के इक्वल है, लेकिन 19.6 का जो रूट होगा वो 4 और 5 के दरमियान होगा। तो उसका जो है नियरेस्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन सी ही बनता है, विच इज 4.42। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में है, और ये क्वेश्चन आपके साथ काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप डिफरेंट तरीकों से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपको डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करें। अ हेल एंड raindrop of same radius are released from the same height. The raindrop will reach before the hail, after the hail, at the same time, and none of these. स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं, वरना मैं वो दूसरे मेथड्स की तरफ नहीं जाना चाहता, उसमें आप और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इतना आपको यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन के बहुत से एक्सप्लेनेशन मेथड्स हो सकते हैं, और उसमें आपके साथ ऑप्शन ए भी पॉसिबल है, ऑप्शन बी भी पॉसिबल है, और ऑप्शन सी भी पॉसिबल है। लेकिन जिस मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है वो मेथड आप सुने। स्टूडेंट्स, हेल जो होता है उसकी डेंसिटी रेन से कम होती है। चूंकि हेल आइस फॉर्म में होता है तो आइस की डेंसिटी हमारे साथ रेन की डेंसिटी से कम होती है। तो आप इन हिंट्स में, इन लॉजिक्स को जरा समझें। सबसे पहली बात यह है कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रेडियस और वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो चूंकि ड्रैग फोर्स जो है वो तो रेडियस पर डिपेंड करता है, तो अगर रेडियस दोनों का सेम है तो ड्रैग फोर्स भी दोनों पर सेम होगा। ठीक है, वो 6πnRV जो ड्रैग फोर्स है वो दोनों पे सेम होगा। डेंसिटी ऑफ हेल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑलवेज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अगर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब मास ऑफ हेल इज लेस देन मास ऑफ वाटर। इसका मतलब ये होगा कि वेट ऑफ हेल इज लेस देन वेट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये होगा कि हेल पर नेट फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू वाटर के केस में। तो इसका मतलब ये है कि हेल की एक्सेलरेशन कम होगी वाटर से, और इसका मतलब ये है कि वाटर या रेन ड्रॉप पहले पहुंचेगा और हेल जो है वो बाद में पहुंचेगा। तो इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स आपके साथ द
द रेन ड्रॉप विल रीच बिफोर द हेल। ऑप्शन नंबर ए आपके साथ ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके और भी बहुत से एक्सप्लेनेशंस हैं जिसमें और ऑप्शंस आपके साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर मेरे ख्याल में डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके साथ वेव्स के चैप्टर से है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है वो ये है कि आपके साथ पाथ डिफरेंस वो लिम्डा का मल्टीपल हो या फेज डिफरेंस आपके साथ 2 पाई का मल्टीपल हो। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमने बतानी है। तो इसमें 2 पाई का जो मल्टीपल है वो आपके साथ ऑप्शन नंबर बी है, 2 पाई m, वेयर m इज द इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, m की वैल्यू आपके साथ इंटीजर में हो सकती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ है कि टू सैटेलाइट्स ऑफ masses 3m and m orbit the earth in a circular orbit of radius r and 3r। स्टूडेंट्स दो सैटेलाइट्स हैं, उनके मासेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है और उनके रेडियसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, आपने उनकी स्पीड रेशो के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स जैसे हमारे साथ फॉर्मूला है कि the orbital velocity of a body is g gravitational constant into mass of the planet divided by radius of the planet under the root। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, जो कि है कांस्टेंट। फिर वो दूसरे नंबर पे मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करती है, वो भी कांस्टेंट है। और तीसरे नंबर पे फिर वो जो है आपके साथ रेडियस पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो सैटेलाइट्स के मासेस आपको दिए गए हैं ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं। सैटेलाइट के मासेस आपने कंसिडर नहीं करने, आपने प्लेनेट का मास कंसिडर करना है, जो कि दोनों के केस में अर्थ है और दोनों के केस में आपके साथ वो प्लेनेट का मास वो सेम है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने फॉर्मूला अगर लिखना है तो जी को भी हटा दें और मास ऑफ द अर्थ को भी हटा दें, क्योंकि वो तो वैसे भी रेशो में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला में आप लिख लें अंडर द रूट 1/r1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1/r2। ठीक है, r1 की वैल्यू आपके साथ r है और r2 की वैल्यू आपके साथ 3r है। इस सॉल्यूशन को आप जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, तो आपके साथ v1 डिवाइडेड बाय v2 जो होगा वो आपके साथ √3/1 की इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जितना आपके साथ रेडियस बढ़ता है तो उतना ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट जिसका मास 3m है, जो r रेडियस पे वाइब्रेट रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो 3r रेडियस पे वाइब्रेट कर रहा है उसकी स्पीड कम होगी। और स्टूडेंट्स जैसे इस फार्मूला में हमने देखा कि स्पीड का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन स्लो रिलेशन है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द रेडियस। तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो प्रोपोर्शनैलिटीज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके साथ सेकंड रेडियस 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो सेकंड स्पीड जो होगी वो √3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल आप फार्मूला के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और प्रोपोर्शनैलिटीज के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपका क्वेश्चन है कि अ शेल ऑफ मास m is moving with velocity v. Suddenly it breaks into two pieces. The one part which is m/4 remains stationary. Find the velocity of the other part. तो स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन है, आप इनिशियल मोमेंटम फाइंड करें, फाइनल मोमेंटम फाइंड करें और दोनों मोमेंटम्स को आप आपस में फिर इक्वल कर दें। तो इनिशियल मोमेंटम तो आपके साथ मास m है और वेलोसिटी v है, तो इनिशियल मोमेंटम तो आपके साथ जो है वो mv हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम में दो बॉडीज हैं, एक m/4 है जिसकी स्पीड 0 है तो उसका मोमेंटम तो 0 है, और दूसरा मास
3m/4 होगा और उसकी स्पीड को आप x कह दें, तो इस दोनों को मोमेंटम्स को आप इक्वल कर दें, mv को आप इक्वल कर दें 3m/4 इंटू एक्स के, और उससे आप अपने लिए आसानी से x फाइंड कर सकते हैं। आपके साथ 3v/4 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका वर्क पावर एनर्जी से ये क्वेश्चन लिया गया है। Two blocks of masses 3 kg and 4 kg are raised to the same height from the earth surface. The ratio of gravitational potential of A to B. ठीक है स्टूडेंट्स, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो हमारे साथ था g मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस। हमारे साथ था g मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था उसको हमने डिफाइन किया था कि इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो उसका फॉर्मूला जो था उसमें मास ऑफ द बॉडी मौजूद नहीं थी, उसमें सिर्फ मास ऑफ द अर्थ मौजूद था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हमारे साथ है g मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, ना तो हमें इन दोनों बॉडीज का मास रिक्वायर्ड है, बॉडीज का मास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम डिस्कस नहीं करते। तो ये जो 3 kg और 4 kg हमें मेंशन है ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए मेंशन है। हमें सिर्फ रेडियस रिक्वायर्ड है कि हम जो है वो ये देखें कि आपके साथ कौन सा रेडियस है, और रेडियस चूंकि दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो दोनों बॉडीज का उस सेम हाइट पे सेम होगा। तो आपके साथ 1:1 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते तो फिर 4 kg बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती और 3 kg बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होती, और फिर हमारा आंसर जो है वो 3:4 होता। लेकिन फिलहाल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ हाइट ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, और हाइट दोनों का सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 1:1 होगा। स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।